हेलो। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक रहेगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, प्रतिभूति का अनुबंध। हिंदी में जो है वो गारंटी को प्रतिभूति बोला जाता है। तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब आपको पता ही है, अनुबंध। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी यानी कि प्रतिभूति अनुबंध, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये भी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर ही इंक्लूड किया गया है और इसको डिफाइन किया गया है अंडर सेक्शन 126। तो अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस और डिस्चार्ज द लाइबिलिटी ऑफ ए थर्ड पर्सन इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट। तो प्रतिभूति अनुबंध एक ऐसा अनुबंध है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को तीसरे व्यक्ति की त्रुटि की दशा में उसके वचन का निष्पादन करने अथवा उसके दायित्व को पूरा करने का वचन देता है। तो कहने का मतलब क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, यहाँ पे अब आपको इस डेफिनेशन को देखने से पता लग रहा होगा कि यहाँ पे जो है वो तीन पार्टीज हैं। अभी तक नॉर्मली हम जो पढ़ते आते थे, दो पार्टीज थी, एक प्रोमिसर था, एक प्रोमिसी थी, प्रोमिसी और एक प्रोमिसर, तो दो पार्टीज होती थी। बट अब यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है, प्रतिभूति अनुबंध है, इसमें आपको डेफिनेशन देख के ही पता लग रहा है कि इसमें तीन पार्टीज हैं, तीन लोग हैं और उन तीनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, जिसमें जो है वो क्या कह रहा है कि एक पार्टी दूसरे पार्टी को प्रॉमिस कर रही है। फॉर एग्जांपल कि ए बी को प्रॉमिस कर रहा है कि अगर सी ने कोई डिफॉल्ट किया, यानी कि जो उसकी लाइबिलिटी बनती थी वो लाइबिलिटी उसने पूरी नहीं की, या जो उसने अपना वचन दिया हुआ था वो वचन पूरा नहीं किया, तो उस वचन को जो है वो ए पूरा कर देगा। तो इस तरह से जो है वो ए बी सी तीन पार्टीज होगी और उनके बीच में जो है ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, कि जिसमें एक पार्टी ने दूसरे पार्टी को प्रॉमिस किया है कि अगर तीसरी पार्टी ने, कि इन केस जो है वो थर्ड पर्सन ने डिफॉल्ट किया है, डिफॉल्ट का मतलब कि अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं किया है, जो अपनी लाइबिलिटी थी, अपनी ऑब्लिगेशन थी, उसको पूरा नहीं किया थर्ड पार्टी ने, तो फर्स्ट पार्टी सेकंड पार्टी को वो प्रॉमिस उसके बिहाफ पर वो पूरा कर देगी। तो उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, हिंदी में उसको प्रतिभूति अनुबंध कहा जाता है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी आपने पढ़ा अभी यहाँ पे, तो इसमें डेफिनेशन में जैसे मैंने बताया कि तीन पार्टीज हैं, तो तीनों पार्टीज के अलग अलग नाम जो है वो इस एक्ट में बताए गए हैं कि तीनों पार्टीज को जो है आप किस किस नाम से बुलाएंगे। तो उसके बारे में देख लेते हैं कि कौन कौन सी पार्टीज हैं इसमें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में। द पर्सन हु गिव्स द गारंटी इज कॉल्ड द श्योरिटी, कि जिसने जो है वो गारंटी दी है उसको हम कहेंगे श्योरिटी, और जो श्योरिटी है उसको हिंदी में कहा जाता है प्रतिभू। क्या कहा जाएगा? प्रतिभू। प्रतिभू जो है वो श्योरिटी है, जिसको हम गारंटर बोलते हैं। नॉर्मली जो हम सुनते आते हैं उसको हम बोलते हैं कि गारंटर, उसने गारंटी दी है, वो गारंटर हो गया उसका। तो गारंटर यहाँ पर जो है वो टेक्निकल, जो लीगल टर्म की बात की जा रही है, तो लीगल टर्म जो उसके लिए है वो श्योरिटी है, हिंदी में उसको प्रतिभू कहा जाता है। तो अगर आपको याद रखना है तो याद रखने के लिए आप उसको समझ सकते हैं कि वो गारंटर के तौर पर उसको समझ सकते हैं, बट लिखना आपको श्योरिटी या प्रतिभू ही है, क्योंकि जो इसकी लीगल टर्म है वो श्योरिटी है, कि जिसने गारंटी दी है, दैट इज नोन एज श्योरिटी। The person in respect of whose default the guarantee is given is called the principal debtor, and principal debtor is मूल ऋणी। ऋणी का मतलब जिसने ऋण लिया हुआ है, जिसने उधार लिया हुआ है, उसको हम कहेंगे प्रिंसिपल डेटर। तो द पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ हुज डिफॉल्ट, यानी कि जिसके डिफॉल्ट की गारंटी दी गई है, जैसे हमने अभी पिछले उसमें एग्जांपल में बात की थी सी की, कि सी ने जो है वो अगर डिफॉल्ट करता है तो सी यानी कि जिसने लोन लिया हुआ है, जिसने उधार लिया हुआ है, वो मूल ऋणी हो गया। तो उसने जो है अगर डिफॉल्ट करता है तो जिसके लिए गारंटी दी गई है उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल डेटर, हिंदी में उसको कहा जाएगा मूल ऋणी। एंड द पर्सन टू whom द गारंटी इज गिवन इज कॉल्ड द क्रेडिटर, कि जिस पर्सन को वो गारंटी दी गई है, जैसे ए ने बी को गारंटी दी कि अगर सी ने जो है वो अपना लोन पे नहीं किया तो मैं पे कर दूंगा, तो ए जो है वो हो गया क्या? श्योरिटी। जिसको गारंटी दी, बी को गारंटी दी, मूल ऋणदाता को जो है वो गारंटी दी, जिसने ऋण दिया हुआ था बी उसको गारंटी दी है, जिसको गारंटी दी गई है दैट इज नोन एज क्रेडिटर, ऋणदाता। और जिसकी डिफॉल्ट के लिए गारंटी दी गई है वो सी, यानी कि सी ने अगर अपना ऋण पे नहीं किया, अपना उधार पे नहीं किया, अपने लोन की रिपेमेंट नहीं की, तो वो ए जो है उसकी लोन की रिपेमेंट बी को कर देगा। तो उस तरह से जो है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी हो गया, जिसमें तीन पार्टीज आ गई आपके पास, एक श्योरिटी, दूसरा प्रिंसिपल डेटर एंड तीसरा जो है वो क्रेडिटर, ऋणदाता जिसको हम कह सकते हैं। तो आपने जो है इनको ध्यान रखना है, क्योंकि अभी जो अब हम इसके बारे में एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे श्योरिटी के जो है प्रिंसिपल डेटर क्रेडिटर, तो इसके बारे में हमें पता हो कि प्रिंसिपल डेटर क्या है, कौन है, क्रेडिटर कौन है, श्योरिटी कौन है। तो श्योरिटी जिसने गारंटी दी है वो श्योरिटी हो गया। प्रिंसिपल डेटर जिसने उधार लिया है या जिसके डिफॉल्ट की गारंटी दी गई है, एंड क्रेडिटर जिसको वो गारंटी दी जा रही है, या ऋणदाता भी उसको बोल सकते हैं, कि जिसने जो है वो एक्चुअल में उसको ऋण दिया है वो ऋणदाता हो गया, वो क्रेडिटर हो गया।
देन एसेंशियल्स और फीचर्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की बेसिक जो फीचर्स हैं या एसेंशियल एलिमेंट्स कहें हम एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो उसके बारे में पढ़ लेते हैं क्या क्या है। पहली बात है, फर्स्ट पॉइंट जो है दैट इज एग्जिस्टेंस ऑफ डेट। एग्जिस्टेंस ऑफ डेट यानी कि ऋण की मौजूदगी जो है, वो ऋण जो उधार है वो उसमें होना चाहिए, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की बात आएगी। जैसे हमने बताया कि ए ने जो है वो गारंटी दी है सी की कि अगर जो है वो सी अपने लोन को, अपने उधार को पे नहीं करेगा तो वो उसके उधार को बी को पे कर देगा। यानी कि बी ने जो है वो ऋण दिया हुआ है सी को, बी ने सी को उधार दिया हुआ है, बट वो उधार इसीलिए दे रहा है कि ए ने गारंटी दे दी कि अगर जो है वो सी ने अपने उधार की वापसी नहीं की तो उसकी उधार की वापसी ए कर देगा। तो एग्जिस्टेंस ऑफ डेट इज नेसेसरी कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में जो है वो डेट का होना जरूरी है कि ताकि उस पेमेंट को, पेमेंट ऑफ डेट को सिक्योर किया जा सके, कि उसी के लिए गारंटी दी जानी है। ट्राईपार्टिट कॉन्ट्रैक्ट, ट्राईपार्टिट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि तीन पक्षीय ठहराव, तीन पक्षीय ठहराव की इसमें जो है वो तीन पार्टी, जैसे मैंने आपको बता दी थी कि देनदार, ऋणदाता, प्रतिभू यानी कि प्रिंसिपल डेटर, प्रिंसिपल क्रेडिटर एंड गारंटर, या जिसको हम श्योरिटी कह रहे हैं, तो वो जो है वो तीन पार्टीज होती हैं, तीनों पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है और यहाँ पर जो है वो तीन कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आपस में बन जाते हैं। ट्राईपार्टिट एग्रीमेंट है ये कि तीन पार्टियां होती हैं, तीन पार्टी होती हैं इसमें, और तीन पार्टियों में क्या है कि वो उनमें आपस में भी कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया डेटर और क्रेडिटर के बीच में, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया क्रेडिटर और श्योरिटी के बीच में, तीसरा कॉन्ट्रैक्ट है श्योरिटी और डेटर के बीच में। तो इस तरह से जो है वो ट्राई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट, इसमें जो है वो तीन पार्टियां जो है इसमें होती हैं और तीनों पार्टीज में आपस में कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, इसलिए इसमें तीन कॉन्ट्रैक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं। देन थर्ड वन इज नेचर ऑफ लाइबिलिटी। नेचर ऑफ लाइबिलिटी, देनदारी की या दायित्व की प्रकृति जो है इसमें, तो इसमें क्या है कि जो श्योरिटी है, किस कौन श्योरिटी, उसकी जो लाइबिलिटी है दैट इज सेकेंडरी। लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी इज सेकेंडरी एंड प्राइमरी लाइबिलिटी इज ऑफ डेटर। जिसने उधार लिया है, प्राइम लाइबिलिटी, प्राथमिक जो दायित्व बनता है वो उसी का बनता है जिसने उधार लिया है कि वो उस उधार को वापस करे। बट इन केस कि वो पे नहीं कर पाता है, पे नहीं करता है, उसकी कैपेसिटी नहीं रही है, वो दिवालिया हो जाता है, तो उस केस में तब जाके जो है वो सेकेंडरी लाइबिलिटी किसकी होगी, वो सेकेंडरी लाइबिलिटी होगी श्योरिटी की। अब श्योरिटी को जो है वो पैसा जो है वो क्रेडिटर को पे करना पड़ेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट इज कंसिडरेशन। तो जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है इसमें श्योरिटी के लिए कोई डायरेक्ट कंसिडरेशन नहीं होता, कि श्योरिटी को डायरेक्ट कोई कंसिडरेशन नहीं मिल रहा होता। जैसे आप देख रहे हैं कि जो है वो जिसने लोन दिया है वो तो लोन दे रहा है, उसके बदले में वो इंटरेस्ट वगैरह जो भी लेगा, और साथ में जिसने लोन लेना है उसको लोन मिल रहा है। बट श्योरिटी के लिए कोई डायरेक्ट कंसिडरेशन नहीं है, उसके लिए कंसिडरेशन सिर्फ इतना ही है कि उसके कहने पर जो है वो किसी थर्ड पर्सन को लोन दिया जा रहा है, वो फैसिलिटी दी जा रही है, वो बेनिफिट जो है वो डेटर को दिया जा रहा है, वही जो है वो उस श्योरिटी के लिए, उस गारंटर के लिए कंसिडरेशन माना जाएगा। तो इसमें जो है वो डायरेक्ट कंसिडरेशन जो है वो श्योरिटी और क्रेडिटर के बीच में नहीं होता है, बट जो श्योरिटी के कहने पर जो है उसने क्रेडिटर ने डेटर को जो उधार दिया है वही उसके लिए कंसिडरेशन माना जाता है। देन पर्पस और ऑब्जेक्ट ऑफ कंसिडरेशन। पर्पस और ऑब्जेक्ट ऑफ कंसिडरेशन, प्रतिफल का उद्देश्य या लक्ष्य। तो इसमें जो कंसिडरेशन है या जो इसका जो कॉन्ट्रैक्ट का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि उसके ऋण को, उसकी जो डेट है, जो उसका उधार है, जो पेमेंट ऑफ डेट है, उसको सिक्योर कर लिया जाए। क्या है मेन जो ऑब्जेक्टिव है कि उसके डेट को सिक्योर कर लिया जाए। कि अब ए ने, जब बी ने जो है वो उधार दिया था सी को, बी ने उधार दिया था सी को, पेमेंट किससे मिलनी थी, सी से मिलनी थी, बी को पेमेंट जो है वो सी से मिलेगी। बट अब उसने अपनी सिक्योरिटी के लिए जो है वो ए की गारंटी ले ली, ए की श्योरिटी ले ली, तो अब जो है वो बी की पेमेंट जो है वो ज्यादा सिक्योर होगी। कि अब एक तो सी जो है उसको पेमेंट को पे करेगा, बट अगर सी नहीं करता तो उसके पास एक ऑप्शन है कि वो ए से उसकी रिकवरी कर सकता है। तो पेमेंट ऑफ डेट जो है वो ज्यादा सिक्योर हो जाता है। तो पर्पस और ऑब्जेक्ट ऑफ कंसिडरेशन, बेसिकली यहाँ पर प्राइम जो पर्पस है, प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है कि उसने जो है क्रेडिटर ने अपनी जो है वो पेमेंट को, पेमेंट ऑफ डेट को सिक्योर करना है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का मेन पर्पस, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि अपनी पेमेंट ऑफ डेट को सिक्योर किया जाए। देन नेक्स्ट इज देयर मस्ट बी अ कंडीशनल प्रॉमिस। कि एक जो है वहां पर शर्त वाला, मतलब कंडीशन लगी हो, कोई शर्त लगी हो, तो वो शर्त जो है उसमें होनी चाहिए, शर्त वाला वचन
होना चाहिए, कंडीशनल प्रॉमिस होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कि ए जो है वो बी की शॉप पे गया, ए जो है वो बी की शॉप पे गया और बी को कहा है कि जो है ये सी जो पर्सन है इसको सामान खरीदने दो, और अगर ये खरीदने के बाद पेमेंट नहीं करेगा, क्या है, पेमेंट नहीं करेगा खरीदने के बाद, तो इसकी पेमेंट मैं कर दूंगा। दैट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। इन केस की वो कहता है कि जी इसको जो है वो जो है ए गया बी की दुकान में और बी को जो है वो कहता है कि सी को सामान लेने दो, पेमेंट मैं कर दूंगा। क्या कह रहा है कि इसको सी को सामान लेने दो, पेमेंट जो है वो मैं कर दूंगा। उसमें कोई कंडीशन नहीं है, डिफॉल्ट की कंडीशन नहीं है, तो उसको हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी नहीं करेंगे। वो एक हानि रक्षा का अनुबंध है कि इसके एक्ट की वजह से जो आपका नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई मैं कर दूंगा, तो उसमें जो है उसको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी नहीं कहा जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के लिए क्या जरूरी है कि उसमें एक जो है वो कंडीशनल प्रॉमिस होता है। कंडीशनल प्रॉमिस का मतलब कि जो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसकी बनती है उस कॉन्ट्रैक्ट में, अगर वो पर्सन जो है जिसकी प्राइमरी लाइबिलिटी बनती है वो डिफॉल्ट करता है, अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं करता है, उस केस में फिर जो है वो गारंटर जो श्योरिटी है उसकी लाइबिलिटी होती है कि वो उसको पे करेगा। तो उसमें जो है वो एक कंडीशन होनी चाहिए डिफॉल्ट की, कि इनकेस की ये डिफॉल्ट करता है तब जो है मैं इसकी पेमेंट करूंगा। दैट मींस देयर मस्ट बी अ कंडीशनल प्रॉमिस। कंसेंट ऑफ श्योरिटी फ्री ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन एंड कंसीलमेंट, ये जैसे आपको पता ही है कि इसमें नेक्स्ट पॉइंट जैसे लिखा हुआ है, मस्ट फुलफिल ऑल एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, की एक वैध अनुबंध के जो भी शर्तें हैं, जो भी हैं लक्षण, वो उसके अंदर होने चाहिए। तो इसके हिसाब से क्या है कि उसमें जो है वो कंसेंट, फ्री कंसेंट होती है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में। तो यहाँ पर भी क्या है कि जो श्योरिटी है उसकी कंसेंट जो है वो मिसरिप्रेजेंटेशन, कंसीलमेंट, मतलब कुछ बातें छुपाकर या जो है वो गलत बताकर उसकी कंसेंट नहीं ली गई होनी चाहिए। अगर ली गई है तो उसकी श्योरिटी जो है वो जो श्योरिटी है, जो प्रतिभू है, वो अपने प्रॉमिस को पूरा करने से मना कर सकता है। यानी कि उससे जो है वो कुछ अगर जानकारी छुपाई गई है या उसको गलत जानकारी बताई गई है तो उस केस में जो है श्योरिटी के पास राइट होता है कि वो अपने प्रॉमिस को पूरा करने से मना कर सकता है। तो अगर जो है उसकी श्योरिटी की कंसेंट मिसरिप्रेजेंटेशन और कंसीलमेंट से ली गई है तो उस केस में जो है वो कॉन्ट्रैक्ट जो एग्रीमेंट है उस एग्रीमेंट को, उस कॉन्ट्रैक्ट को इनवैलिड डिक्लेयर किया जा सकता है। तो ये हमने नेक्स्ट पॉइंट कर लिया कि एसेंशियल एलिमेंट्स वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के होने चाहिए। एंड देन लास्ट इज कैन बी ओरल और रिटर्न, की जो आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है दैट कैन बी ओरल, दैट कैन बी रिटर्न, की वो बोल के भी हो सकता है और लिख के भी हो सकता है, लिखित में भी हो सकता है और वर्बली भी जो है उसको आप कर सकते हैं। दोनों ही कंडीशंस में जो है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी जो है वो वैलिड माना जाएगा। देन इसके बाद जो है हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के बारे में, और आज की वीडियो में मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में बता दिया, कुछ उसके एसेंशियल एलिमेंट्स के बारे में बता दिया। तो कई बार जो है हमें दोनों में कंफ्यूजन आता है, या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है कि आपको जो है वो डिफरेंस पूछ जाता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी, कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी हानि रक्षा और प्रत्याभूति का जो अनुबंध है उसके बीच में अंतर बताएं। तो अब जो है थोड़ा सा इसके बारे में कर लेते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, उससे जो है आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या चीज है। तो इसमें जो है वो 3 कॉलम्स हमने बना लिए हैं, पहले में बेसिस, डिफरेंट बेसिस पर, और दूसरा जो है फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के बारे में, तीसरा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के बारे में। तो पहला जो है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग, जो उसका अर्थ, क्या उसका अर्थ है, क्या उसका मीनिंग है, उसके बेसिस पर हमने उसको डिफरेंशिएट किया है। तो उसमें क्या कह रहा है कि इंडेमनिटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर वन पार्टी प्रॉमिसेस टू सेव द अदर फ्रॉम द लॉस कॉज्ड बाय द प्रॉमिसर हिमसेल्फ और अ थर्ड पार्टी, की इंडेमनिटी हानि रक्षा, जिसमें आपने पढ़ा है कि एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को जो है वो वचन देता है कि हानि से बचाने का वचन देता है कि अगर मेरी वजह से या किसी थर्ड पर्सन की वजह से अगर आपको नुकसान होगा तो उसकी जो है वो भरपाई मैं करूंगा। Guarantee is a contract to perform or discharge the liability of a third person in case of his default। तो गारंटी में क्या है कि अगर जो है वो जो आप एक पर्सन दूसरे पर्सन को प्रॉमिस करता है कि अगर थर्ड पर्सन ने डिफॉल्ट किया है, अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं किया है, तो उसको जो है फर्स्ट पर्सन जो है वो फर्स्ट पार्टी उस डिफॉल्ट को, प्रॉमिस को पूरा करेगी। देन नंबर ऑफ पार्टीज, जैसे इसमें पता है आपको कि 2 पार्टीज हैं, इंडेमनिफायर एंड इंडेमनिटी होल्डर, यानी कि हानि रक्षक और हानि रक्षाधारी, और इसमें 3 पार्टीज आती हैं आपकी, श्योरिटी, डेटर एंड क्रेडिटर, यानी कि प्रतिभू, मूल ऋणी और ऋणदाता।
नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, इसमें एक ही कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंडेमनिफायर एंड इंडेमनिटी होल्डर, एक ही कॉन्ट्रैक्ट बनता है। और नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में 3 बन जाते हैं, जैसे मैंने बताया था आपको, एक डेटर और क्रेडिटर के बीच में, दूसरा श्योरिटी और क्रेडिटर के बीच में, तीसरा श्योरिटी और डेटर के बीच में। देन नेचर ऑफ लायबिलिटी, यहाँ पे आपको पता है कि इंडेमनिफायर की जो लायबिलिटी है वो प्राइमरी है, यानी कि उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उसी की लायबिलिटी बनती है कि वो जो है जो भी नुकसान इंडेमनिटी होल्डर को उठाना पड़ा है उसको पे करने की जो प्राइम लायबिलिटी है वो इंडेमनिफायर की है। एंड इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, श्योरिटी की जो लायबिलिटी है दैट इज सेकेंडरी, क्योंकि प्राइम जो लायबिलिटी है दैट इज ऑफ डेटर, कि डेटर ने जिसने उधार लिया है प्राइम लायबिलिटी उसकी है कि वो अपने उधार को चुकाए, बट अगर वो नहीं चुका पाता तब जो है वो सेकेंडरी लायबिलिटी जो है वो श्योरिटी की, प्रतिभू की हो जाती है। देन इवेंट ऑफ लायबिलिटी, हैपनिंग ऑफ कॉन्टिजेंसी, की इसमें जो है वो कॉन्टिजेंसी के ऊपर डिपेंड करती है, उस अनसर्टेन इवेंट के ऊपर डिपेंड करती है कि वो अनसर्टेन इवेंट होगा या नहीं होगा। जैसे हमने वो रेलवे का एग्जांपल दिया था आपको, उसमें कि आपने जो है वो रेलवे के थ्रू, ट्रांसपोर्ट के थ्रू अपना सामान भेजा था, आपसे जो है वो उसकी रिसीट, रेलवे की रिसीट जो है वो गुम होगी और जो है आप जो है वो सामान लेने पहुंच गए। तो अगर आपसे वो गुम हो गई है तो अगर कोई किसी थर्ड पर्सन को वो रेलवे की रिसीट मिल जाती है तो, और वो जो है वो क्लेम करने के लिए उन रेलवे अथॉरिटीज के पास पहुंच जाता है, दैट इज वो कॉन्टिजेंट है कि वो इवेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इट डिपेंड्स अपॉन द कॉन्टिजेंसी, की किसी आकस्मिक घटना के ऊपर वो डिपेंड करते हैं। देन एग्जिस्टेंस ऑफ डेट, की इसमें जो है वो एग्जिस्टेंस, डेट एग्जिस्ट करता हो, डेट मौजूद हो और उस डेट को पे करने में डिफॉल्ट किया गया हो, तभी जो है वो लायबिलिटी उसकी अराइज होगी कि डेट एग्जिस्ट करता है और उस डेट को पे करने में डिफॉल्ट किया गया। देन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसमें जो इसका पर्पस है बेसिकली रिम्बर्समेंट ऑफ लॉस, की जो नुकसान होगा हानि रक्षाधारी को, उसकी लॉस की रिम्बर्समेंट होनी है, उसकी नुकसान की भरपाई होनी है। और इसमें क्या है कि सिक्योरिटी ऑफ द क्रेडिटर, जैसे हमने बताया था कि इसमें जो है वो मेन ऑब्जेक्टिव, मेन पर्पस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का क्या है कि क्रेडिटर को सिक्योरिटी दी जा सके। देन कंपिटेंसी ऑफ पार्टीज, ऑल पार्टीज मस्ट बी कंपिटेंट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में जो है वो दोनों पार्टीज कंपिटेंट होनी जरूरी है, इंडेमनिफायर एंड इंडेमनिटी होल्डर, हानि रक्षक और हानि रक्षाधारी दोनों का जो है वो कंपिटेंट होना जरूरी है। मतलब कंपिटेंट का मतलब कंपिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट, कि वो कंपिटेंट हो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, कि जो है एज ऑफ मेजोरिटी अर्न कर ली हो, साउंड माइंड के हो, एंड दे शुड नॉट बी डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। एंड डेटर कैन बी अ माइनर, बट इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, क्योंकि जो है वो डेटर जो है वो माइनर हो भी सकता है, तो अगर वो माइनर की गारंटी कोई उसका गार्डियन, उसका पेरेंट देता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी जो है वो वैलिड माना जाएगा। देन राइट टू स्यू, indemnifier cannot sue a third party for loss in his own name, he can only sue on behalf of the indemnified, कि इंडेमनिफायर जो है वो अपने नाम से जो है वो किसी के ऊपर, थर्ड पार्टी के ऊपर कोई केस फाइल नहीं कर सकता। हाँ, सिर्फ जो है वो इंडेमनिफाइड, हानि रक्षाधारी के नाम से जो है वो किसी के पास, किसी के ऊपर केस फाइल कर सकता है। तो मतलब खुद से उसको अपने नाम से केस फाइल करने का राइट नहीं है। बट श्योरिटी ऑन डिस्चार्जिंग द डेट ड्यू बाय द प्रिंसिपल डेटर कैन स्यू द डेटर इन हिज ओन नेम, कि अगर जो श्योरिटी है, जो प्रतिभू है, जो गारंटर है, उसने प्रिंसिपल डेटर की जो है वो लोन को रीपे कर दिया, उसके उधार को, डेट को जो है वो डिस्चार्ज कर दिया, पे कर दिया, यानी कि रीपेमेंट कर दिया उसकी, तो वो जो श्योरिटी है, वो जो गारंटर है, वो दैट कैन स्यू द डेटर, कि वो उस डेटर को स्यू कर सकता है, डेटर के ऊपर केस फाइल कर सकता है अपने नाम से उस लोन की रिकवरी के लिए। यानी कि उसको राइट है कि अगर उसने जो है वो उसकी पेमेंट, लोन की रीपेमेंट की है, तो वो लोन की रीपेमेंट लोन लेने वाले से कर सकता है। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने ए, बी और सी का एग्जांपल लेके चले हुए थे, तो बी ने जो है वो सी को लोन दिया हुआ है और ए ने जो है वो गारंटी दी हुई है। तो अगर सी ने जो है वो लोन पेमेंट नहीं किया तो ए ने जो है वो लोन रीपे कर दिया बी को। अब ए के पास राइट है कि वो अपने नाम से केस फाइल कर सकता है सी के ऊपर और सी से जो है वो रिकवरी ले सकता है। ठीक है। देन कंसिडरेशन, इसमें जो है इंडेमनिफायर रिसीव्स अ कंसिडरेशन फ्रॉम इंडेमनिटी होल्डर एट द बिगिनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, की जो बिगिनिंग में, जैसे मैंने बताया था कि रेलवे वाला एग्जांपल वाली बात कर लेते हैं, तो उसको स्टार्टिंग में ही आप जो है वो रेलवे अथॉरिटीज से जो है वो आपको आपका सामान वापस मिल जाता है, तो जो कंसिडरेशन है वो आपको स्टार्टिंग में मिल जाता है। और इसमें क्या है कि श्योरिटी डज नॉट रिसीव एनी कंसिडरेशन, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में श्योरिटी के लिए कोई डायरेक्ट कंसिडरेशन नहीं है, बट उसके लिए सिर्फ कंसिडरेशन इतना ही है कि जो उसने गेन एक्सपेक्ट किया था प्रिंसिपल डेटर के लिए, वो गेन उसको, यानी कि वो लोन उसको मिल जाता है।
देन साथ ही इसमें हम पढ़ लेते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ गारंटी, अलग अलग तरह की जो गारंटीज हैं उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो पहली जो गारंटी है दैट इज रिट्रोस्पेक्टिव गारंटी। रिट्रोस्पेक्टिव गारंटी, विद्यमान प्रतिभूति। तो ये क्या है कि किसी एग्जिस्टिंग और ओल्ड डेट के लिए जो है वो जो गारंटी दी जाती है दैट इज नोन एज रिट्रोस्पेक्टिव गारंटी, कि पहले जो है उधार दिया जा चुका है, वो एग्जिस्टिंग है या पुराना कोई उधार है, उसकी अगर कोई गारंटी दी जा रही है दैट इज रिट्रोस्पेक्टिव, विद्यमान प्रतिभूति। दूसरा है प्रोस्पेक्टिव गारंटी, भावी प्रतिभूति। प्रोस्पेक्टिव का मतलब कि इन केस की कोई फ्यूचर ऑब्लिगेशंस है, फ्यूचर डेट है, तो उस फ्यूचर डेट के लिए अगर गारंटी दी जा रही है दैट इज प्रोस्पेक्टिव गारंटी। और इस प्रोस्पेक्टिव गारंटी को दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, स्पेसिफिक गारंटी एंड कॉन्टिन्यूइंग गारंटी। तो ये जो प्रोस्पेक्टिव गारंटी जो फ्यूचर के लिए दी जा रही है, इसके दो हिस्से आते हैं, स्पेसिफिक गारंटी एंड कॉन्टिन्यूइंग गारंटी। तो स्पेसिफिक गारंटी दैट इज विशिष्ट प्रतिभूति। तो स्पेसिफिक गारंटी की किसी स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन के लिए, किसी सिंगल ट्रांजैक्शन के लिए, कि ए ने जो गारंटी दी है किस लोन की, जो बी ने जो है वो सी को 10,000 रुपए उधार दिए हैं। ए ने उसकी गारंटी दी है कि ये 10,000 रुपए अगर सी आपको वापस नहीं करेगा तो मैं आपको इसके 10,000 रुपए वापस कर दूंगा। तो वो विशिष्ट की सिर्फ उस स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन के लिए, उस स्पेसिफिक लोन के लिए। उसके बाद अगर जो है वो बी जो है वो सी को कोई और 10,000 का, 12,000 का, 15,000 का, 20,000 का लोन अलग से दे देता है, तो उसके लिए जो है वो ए की कोई गारंटी नहीं है। दैट इज स्पेसिफिक गारंटी की स्पेसिफिक उसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो गारंटी दी गई है। एंड कॉन्टिन्यूइंग गारंटी, कॉन्टिन्यूइंग गारंटी या चालू या सतत प्रतिभूति, उसमें क्या है कि एक सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस में जो है वो गारंटी चलेगी, सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस के लिए। फॉर एग्जांपल कि जैसे आपने जो है वो उधार माल खरीदना है, अब उधार माल खरीदना है, अब मान लो जो है वो सी ने उधार माल खरीदना है बी से, सी ने उधार माल खरीदना है बी से, तो उसमें क्या है कि ए ने गारंटी दे दी सी की, कि बी को कहा है कि आप जो है सी को जो है वो सामान देते रहो, और उस सामान की जो है वो गारंटी जो आप उधार में दे रहे हैं उसकी गारंटी मैं देता हूँ। तो उस केस में क्या है कि कंटिन्यूइंग गारंटी में कई बार क्या होता है कि उसमें तो कह दिया कि आप जो है उसको सामान देते रहें, तो जब तक वो सामान देता जाएगा तो उसकी गारंटी जो है वो एक ही रहेगी। बट इसमें नॉर्मली दो चीज़ें ज़्यादा चलती हैं, कि एक तो उसमें टाइम लिमिट बता दी जाती है कि इसको जो है वो आप सी को सामान दे दो 1 साल तक। तो उसमें क्या है कि बार बार गारंटी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो रॉ मटेरियल्स हैं अगर आपने प्रोडक्शन करनी है तो रॉ मटेरियल कंटिन्यूटी में आपको चाहिए होते हैं। तो उसमें ए ने गारंटी दे दी कि आप जो है इसको साल भर, आप 1 साल तक, 6 महीने तक, 3 महीने तक, जितने भी टाइम तक की वो गारंटी देना जा रहा है, तो वो टाइम लिमिट की, उस टाइम लिमिट में जितनी भी ट्रांजेक्शन्स की जाएंगी उतने की गारंटी रहेगी। और साथ में लिमिट भी लगाई जा सकती है कि फॉर एग्जांपल कि आप जो है वो 3 महीने तक इसको जो है वो 50,000 रुपए तक का उधार सामान आप देते रहें, उसकी मैं गारंटी देता हूँ। तो अगर वो उधार जो है उसका 50,000 से एक्सीड कर जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो उसके लिए जो है वो श्योरिटी जो है वो लाइबल नहीं रहेगा। बट मैक्सिमम जो उसकी लाइबिलिटी बनती है दैट इज फॉर 50,000। और अगर उसने कहा है कि 3 मंथ्स के लिए, तो 3 मंथ्स तक जो है वो उसको जो भी उधार दिया जाएगा 50,000 रुपए तक का, अगर उसने कहा है कि 50,000 तक का, तो 50,000 रुपए तक का 3 महीने तक जो भी उधार में सामान दिया जाएगा उसकी जो है गारंटी, उसकी श्योरिटी जो है वो ए ने दी हुई है। तो अगर सी डिफॉल्ट करता है तो वो ए को पेमेंट करनी पड़ेगी। तो उस कॉन्टिन्यूइंग गारंटी को जो है वो रिवोक भी किया जा सकता है, वापस भी लिया जा सकता है, कि अगर आपको लगता है कि वो कंटिन्यू नहीं करनी है तो बट उसके लिए आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, पार्टीज को बताना पड़ेगा कि जी है वो इस डेट के बाद ये गारंटी जो है मैं अपनी वापस ले रहा हूँ। तो इसको इस तरह से जो है वो डिफरेंट काइंड ऑफ गारंटीज जो है वो दी जा सकती हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही है। ओके, थैंक यू।